मुझे दो सूचनाएं अपने सूत्रों से मिलीं तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर लूं। पहली सूचना ये कि ये खबर उड़ाई जा रही है कि क्या शरद पवार और एनसीपी बीजेपी का साथ दे रही है। ये भी व्हाट्सएप पे बहुत तेज़ी से खबर फैलाई जा रही है कि शरद पवार कर्नाटका के अंदर एनसीपी के 40 कैंडिडेट खड़े करेंगे और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। जो विश्लेषण मैंने किया और जो मुझे पता चला अपने सूत्रों से, अपने मित्रों से, उसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि शरद पवार जो अपने कैंडिडेट्स उतार रहे हैं, वो जो कर्नाटका का महाराष्ट्र कर्नाटका रीजन है, जो महाराष्ट्र से टचिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे अपने कैंडिडेट्स उतार रहे हैं। और ये सारे कैंडिडेट्स वो उतारेंगे जो बीजेपी से रिबेल करेंगे, जो बीजेपी से विद्रोह करेंगे। जैसे आपने सुना कि वहाँ पे जगदीश शेट्टार जो पुराने मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, और बहुत सारे विधायकों ने बीजेपी छोड़ी है। और एक लंबी लिस्ट है बीजेपी विधायकों की जो पार्टी छोड़कर या तो इंडिपेंडेंट लड़ने की सोच रहे हैं या कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। लेकिन एनसीपी उन कैंडिडेट्स को टिकट देने की सोच रही है इस रीजन में जहां मराठी भी बोली जाती है, जो कि बीजेपी छोड़ रहे हैं और इंडिपेंडेंट लड़ने की सोच रहे हैं। तो एनसीपी उन कैंडिडेट को अपने टिकट पे सिंबल पे लड़ाकर एक प्रकार से बीजेपी के वोटों को काटने की चेष्टा कर रही है। तो जो ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि एनसीपी बीजेपी से मिल गए हैं, मेरे सूत्र बताते हैं और मेरा खुद का विश्लेषण ये कहता है कि एनसीपी और शरद पवार विपक्षी दलों की एकता के बहुत बड़े सूत्रधार हैं। नीतीश कुमार, शरद पवार, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे और स्टालिन, ये बहुत बड़े सूत्रधार हैं जो कि विपक्षी एकता को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सोचना मूर्खता है कि शरद पवार किसी भी प्रकार से विपक्षी एकता को चोट पहुंचाएंगे। और जो ये कैंडिडेट कर्नाटका में वो खड़े कर रहे हैं 40 कैंडिडेट, ये केवल बीजेपी के वोट को विभाजित करने के लिए कर रहे हैं और कांग्रेस के वोट का फ़ायदा करने के लिए और उसको जिताने के प्रयास के तहत कर रहे हैं, ये मेरा विश्लेषण कहता है। और वो कांग्रेस के वोट नहीं काटने का प्रयास कर रहे हैं, वो बीजेपी का वोट काटने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी सूचना जो मुझे मिली है, अपुष्ट सूचना है, कंफर्म्ड नहीं है, पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन सूचना है, सूत्रों की सूचना है कि महाराष्ट्र की सरकार गिरने वाली है और अजीत पवार महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होने की प्रबल संभावना है। ये जो दोनों सूचनाएं मुझे मिली, जो अपुष्ट सूचनाएं हैं, लेकिन विश्लेषण कहता है और जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं उससे मुझे लगता है जिस प्रकार से कर्नाटका में बीजेपी के विधायकों में भगदड़ मची हुई है। हालांकि ये हल्ला मचाया जा रहा है कि कांग्रेस में राजस्थान में टूट है, वहाँ टूट है, छोटी भी कोई व्यक्ति छोड़ देता है कांग्रेस तो उसको बड़ी घटना बताया जाता है। और बीजेपी में कर्नाटका में जिस प्रकार का एक्सोडस हुआ है और जिस प्रकार से हरियाणा में जेजेपी के चौटाला साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि ये सरकार जो बीजेपी और जेजेपी की है 5 साल चलेगी, और जब उनसे पूछा गया कि आपका अगला कदम क्या होगा अगले चुनाव के लिए, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तब मैं अगला कदम बताऊंगा। इसका मतलब उन्होंने चुनाव के बाद, जब चुनाव के घोषणा के बाद अपने विकल्प खुले रखे हैं, जिससे भी ये अंदेशा है, ये निष्कर्ष निकलता है कि वो भी
अभी तो 5 साल का सुख भोगेंगे सत्ता का, और उसके बाद जब चुनाव घोषित हो जाएगा तो उसके बाद अगला निर्णय लेंगे, जो मोस्ट प्रोबेबली मेरे विश्लेषण के अनुसार विरोधी एकता के साथ होगा। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा विश्लेषण कहता है कि जब चुनाव घोषित हो जाएंगे, जिस जिस स्टेट के चुनाव घोषित होंगे वहाँ पे एक बहुत बड़े स्तर पे एक्सोडस होगा बीजेपी से विधायकों का, और जब 2024 के चुनाव घोषित होंगे तो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का एक्सोडस होगा। और जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, जिस प्रकार से हर विपक्षी नेता को जेल भेजा जा रहा है, और जो लोग अपोजिशन को छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं और जिन पे सीबीआई ईडी के केस थे उन पे केस नहीं चल रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि जनता ऊब गई है। जो सतपाल मलिक जी ने भी कहा कि जब वो गांव जाते हैं, 7-8 मीटिंग हर महीने करते हैं, और वहाँ से उनको ये फीडबैक मिल रहा है कि जनता में रोष बहुत ज़्यादा है। जब उनसे पूछा गया कि जनता का फेस कौन होगा अपोजिशन का, तो उन्होंने कहा फेस की ज़रूरत नहीं, 77 में भी कोई फेस नहीं था। जनता जब यूनाइट होती है तो बिना फेस देखे काम करती है। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या आप किसी दल के लिए प्रचार करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं उस दल के लिए प्रचार करूंगा जो कि लाइक माइंडेड होगा। जब उनसे पूछा गया लाइक माइंडेड कौन है, तो उन्होंने कहा लाइक माइंडेड जैसे सपा है, कांग्रेस है, राष्ट्रीय लोकदल है। और आज जिस प्रकार से चंद्रशेखर रावण ने एक स्टेटमेंट दिया है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, इसका मतलब ये है कि दलित भी उद्वेलित हैं, जाट भी उद्वेलित हैं, सवर्ण भी उद्वेलित हैं, बैकवर्ड क्लास भी उद्वेलित हैं, और सब अपने रोजगार, अपनी शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। और जो धार्मिक विद्वेष का एक तूफान देश में आया हुआ था, इसको रोकने में अब जनता जागरूक हो गई है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा विश्लेषण कहता है। बाकी भगवान जानता है, भगवान जाने क्या होगा, लेकिन जो विश्लेषण मेरा था वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। धन्यवाद।